इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, ये जो चैप्टर है ये अकाउंट्स का पहला कदम है आपके लिए, क्योंकि आप इसी चैप्टर के साथ अकाउंट्स के वर्ल्ड में एंट्री ले रहे हैं। मैंने इसे काफी लेट क्यों रखा हुआ है, पीछे क्यों रखा हुआ है, क्योंकि अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे स्कूल्स में तो इसे छुड़वा भी दिया जाता है। बट क्योंकि ये पहला चैप्टर है, इंट्रोडक्शन है, जहां पर आपको अकाउंट्स का बेसिक सिखाया जा रहा है, सो आई फील आपको इसको पढ़ना चाहिए, एक बार जरूर से पढ़ना चाहिए। वो सारे बच्चे जिनके स्कूल्स में ये चैप्टर नहीं पढ़ाया गया, स्किप करवा दिया गया, या इस बार एग्जाम्स में नहीं आने वाला है, उन सबको मेरा सजेशन है कि प्लीज एटलीस्ट एक बार ये चैप्टर आप पूरा पूरा का पूरा एक बार ध्यान से पढ़िएगा जरूर, क्योंकि इसके थ्रू ही आपको समझ में आता है कि अकाउंट्स में हो क्या रहा है, एक्चुअली चल क्या रहा है। ये हमारे सब्जेक्ट का एक तरीके से प्रीमियर है, ये हमारे सब्जेक्ट का ये टीजर है या ट्रेलर है, ऐसा समझ सकते हैं। इस चैप्टर में हम बात करेंगे अकाउंटिंग की, ऑफ कोर्स हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोसेस, बुक कीपिंग अकाउंटिंग का डिफरेंस, ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस, एडवांटेजेस, लिमिटेशन, बहुत सारी चीजों के बारे में। चैप्टर का वेटेज हालांकि कम है, बट स्टिल मैं चाहूंगा कि आप इन सारी चीजों को एक बार तो जरूर से पढ़ें। तो शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक के साथ, द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। सो व्हेन आई से अकाउंटिंग, और व्हेन यू हियर दिस वर्ड अकाउंटिंग, तो आपके दिमाग में कैलकुलेशंस वाला पार्ट जरूर से आता होगा, आपको क्लिक करता होगा कि समथिंग इज गोइंग टू बी कैलकुलेटेड हियर। बट ये सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशंस नहीं है, अकाउंटिंग सिर्फ कैलकुलेशन नहीं है, अकाउंटिंग एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। अकाउंटिंग एक्चुअली एक एक टूल है, एक सॉफ्टवेयर है, जिसके जरिए मैं बोल सकता हूं कि एक बिजनेस का पूरा आप रिजल्ट इंटरप्रिटेट कर पाते हो, और उन रिजल्ट्स के बेसिस पे यू कैन एनालाइज, यू कैन फोरकास्ट, यू कैन फोरसी कि आपका बिजनेस कहाँ जा रहा है और अभी तक वो क्या कर चुका है। ये लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहलाती है अकाउंटिंग। सो अकाउंटिंग को अगर हम डिफाइन करें, सो आई से इट्स अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, and then analyzing, interpreting the business results and communicating it to the different users of accounting information। बहुत ही सिंपल है ये मीनिंग, इसको बहुत डेप्थ में ले जाने की जरूरत नहीं है, एक बार आप लोग भी रीड करिएगा। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग की बात करें, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हम बता सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि अकाउंटिंग के अंदर कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, वो पहला है कि अकाउंट्स में हम सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करते हैं। नाउ व्हाट आई मीन बाय फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इज ऑल दोस ट्रांजैक्शंस व्हिच इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। सो पहली चीज याद रखिए, अकाउंट्स सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की बात करता है, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की बात नहीं करता है। दूसरी बात, अकाउंट्स में जो भी ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड करें, दे हैज टू बी expressed in terms of money। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, but it cannot be expressed in terms of money, it cannot be measured in terms of money, then also you cannot record it into the books of अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का थर्ड फीचर है कि अकाउंटिंग आइडेंटिफाइज द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड रिकॉर्ड्स देम इन अ सिस्टमैटिक मैनर। यस, अकाउंट्स का एक बहुत ही बड़ा पर्पस था, अकाउंट्स को लाने के पीछे का पर्पस यही था कि हम जो भी हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो रहे थे, उनको एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में रिकॉर्ड कर पाए। अगर हम ये रिकॉर्डिंग ही नहीं करते, तो फिर हम अकाउंट्स का एक्चुअल पर्पस फुलफिल कर ही नहीं पाते। तो जहां पर भी रिकॉर्डिंग का प्रॉब्लम आ रहा था, जब बिजनेस होता था, उन्हें प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं किया जाता था, और बिजनेसमैन कभी भी अपने रिजल्ट्स को चेक नहीं कर पाता था, कैलकुलेट नहीं कर पाता था, इसीलिए अकाउंट्स को इंट्रोड्यूस किया गया। इसका नेक्स्ट फीचर है कि अकाउंटिंग, बाय यूजिंग अकाउंटिंग a firm can calculate its performance, its financial performance। दैट मीन्स अकाउंटिंग हमें हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर करके बताता है कि आपकी फर्म ने पिछले 12 महीने में फाइनेंशियली कैसे परफॉर्म किया। जैसे आपके एग्जाम्स के बाद आपकी जो मार्कशीट होती है, वो बताती है कि आपने एग्जाम्स में कितने नंबर स्कोर किए, क्या आप पास हुए हैं, क्या आप फर्स्ट डिवीजन में हैं, क्या आप टॉप 5 में हैं, आप पीछे हैं, आगे हैं, जो भी चीजें हैं। वही चीज अकाउंटिंग एक बिजनेस को बताती है कि उन्होंने जो भी साल भर ट्रांजेक्शन किए हैं, उन सब का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का रिजल्ट क्या है, क्या वो फर्म प्रॉफिट्स में चल रही है या वो लॉसेस में चल रही है, बाकी सारे फर्म्स के मुकाबले वो अभी कहां खड़ी है। साथ ही साथ अकाउंटिंग अकाउंटिंग ऑल्सो हेल्प्स इन नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यस, नाउ व्हाट आई एक्चुअली मीन बाय फाइनेंशियल पोजीशन इज कि आपको अकाउंटिंग करने के बाद यह भी पता चल जाता है कि हमारे पास कितने एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम।
और ये कैसे पता चलता है? बाय मेकिंग द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट आपको बता देती है कि भाई आपके पास साल के एंड में इतने एसेट्स बचे हुए हैं और इतनी लाइबिलिटीज हैं। ये जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन ही किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को इंडिकेट करती है, किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंडिकेट करती है। तो अगर आपके पास फिक्स्ड एसेट्स की वॉल्यूम्स कम है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज ज्यादा है, आप पे लाइबिलिटीज ज्यादा है, आपके पास जो एसेट्स का कॉम्बिनेशन है वो वीक है, आपका एसेट्स का जो एलोकेशन है वो वीक है, तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन भी वीक मानी जाएगी। पर आज आपके पास इक्विटीज ज्यादा है, एसेट्स ज्यादा है, आप पे लोन्स कम है, तो इससे ये दिखता है कि आपकी कंपनी फाइनेंशियली वाइबल है, फाइनेंशियली साउंड है, इस कंपनी पे इन्वेस्ट किया जा सकता है। साथ ही साथ ये तो हो गई बहुत सारी अकाउंट्स के फीचर्स की बातें, इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं अकाउंटिंग के फीचर्स। अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं तो आपको हर बुक्स में कम से कम 10 से 12 मिल जाएंगे। आप इनमें से कोई भी 4 या 5 एक बार रीड कर लीजिएगा, वो आपको काफी होंगे, वो आपके लिए इनफ होंगे। इससे ज्यादा आपको कैरेक्टरिस्टिक्स, सिग्निफिकेंस, इन सब के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। Now the next part is the difference between these three terms: bookkeeping, accounting and accountancy. अब ये तीनों ही चीजें अपने आप में अलग अलग हैं, बट बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि क्या बेसिक डिफरेंस है। तो इसको सुन लीजिए ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा। बुक कीपिंग, जैसे नाम समझ में आ रहा है, बुक कीपिंग, बुक को कीप करना, मतलब जब आप अकाउंट्स सिर्फ रिकॉर्डिंग पर्पज से यूज कर रहे थे, जैसे हम आज की तारीख में एंड्रॉइड यूज करते हैं, हम iOS यूज करते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो उनमें वर्जन आते हैं। यू अंडरस्टैंड दिस? कि हर बार एक अपडेट आता है आपके लैपटॉप्स में, विंडोज का जो वर्जन है वो अपडेट होता है। उसी तरीके से बुक कीपिंग जो था वो अकाउंटिंग का सबसे पहला वर्जन था, क्योंकि तब अकाउंट्स जो था वो प्री मेच्योर स्टेज पे था, डेवलपिंग स्टेज पे था। तब इतना ज्यादा नहीं पता था कि हम इसका, इस पूरे रिकॉर्डिंग का आगे क्या यूज कर पाएंगे। तो तब सबसे पहले जो स्टार्ट किया गया था वो था ट्रांजेक्शन को सिर्फ सिंपल लैंग्वेज में रिकॉर्ड करना, ताकि हमारे पास एक रिकॉर्ड रहे कि हमने साल भर में, महीने भर में क्या क्या किया है। जस्ट टू रिप्लेस द मेमोरी वी स्टार्टेड विथ बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग एक प्राइमरी फंक्शन हुआ करता था। बुक कीपिंग में सिर्फ आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग तक ही सीमित था। मतलब वहां पे समराइजिंग तक भी नहीं की जाती थी। हम बुक कीपिंग को सिर्फ रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए ही रखते थे, हमें पता ही नहीं था कि इसके आगे का पर्पस क्या है। ठीक है। बट जब अकाउंटिंग आया तो अकाउंटिंग क्या था? अकाउंटिंग एक अपग्रेडेड वर्जन है, अकाउंटिंग बुक कीपिंग का क्या अपग्रेडेड वर्जन है, वेयर वी एडेड फ्यू मोर स्टेप्स इन बुक कीपिंग, वेयर वी इंट्रोड्यूस समराइजिंग, वी यूज्ड दोस रिकॉर्ड्स टू कैलकुलेट सम रिजल्ट्स, we were able to calculate our financial performance, we were able to calculate our financial positions। ये कैसे पॉसिबल हो पाया? जब हमने समराइजिंग करना सीखा, फिर उसके बाद हमने समराइजिंग से सीखा कि वी कैन हैव अ कंपैरेटिव एनालिसिस आल्सो। जो हमने एनालिसिस सीखा, एनालिसिस करने से पता चला कि हम इससे बहुत सारी चीजें इंटरप्रिटेट कर पा रहे थे कि वी आर डूइंग गुड और वी आर डूइंग बैड। पिछले सालों में हमने क्या किया, हमारे से जो हमारी जो सेम इंडस्ट्री की फर्म्स है वो क्या क्या कर रही हैं। तो ये कंपैरिजन से हमें इंटरप्रिटेशंस मिले, बहुत सारी चीजों को इंटरप्रिटेट कर पाए, और धीरे 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 हमने बिजनेस यूजर्स ग्रुप्स में जितने भी रिलेटेड पार्टीज हैं उन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाना शुरू किया, ताकि वो अकॉर्डिंगली डिसीजंस ले पाए। सो बुक कीपिंग वाज द फर्स्ट वर्जन ऑफ अकाउंटिंग, इसको ऐसा समझ सकते हैं। और अकाउंटिंग जो है अब वो अपग्रेडेड और लेटेस्ट वर्जन है। तो बुक कीपिंग अकाउंटिंग का ही पार्ट है। अकाउंटिंग एक वाइडर टर्म है, बुक कीपिंग उसका पार्ट है। तो अकाउंटिंग इज द कंप्लीट प्रोसेस, बुक कीपिंग वाज द we can say was a part of that complete process. Whereas what is accountancy? Accountancy is the study of this particular subject. Accounting is practical application of accounts, जबकि क्या accountancy is the study of this subject। ये है बेसिक तीनों में डिफरेंस। बाकी और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, आप एक बार रीड भी कर लीजिएगा ध्यान से। आगे चलते हैं एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर। नाउ अकाउंट्स के एडवांटेजेस की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। हर बुक में कम से कम 10 से 15 एडवांटेजेस दिए हुए हैं, बट आप अपने हिसाब से जो आप लिख पाए, जो आप सोच पाते हैं, बस उतना ही लिख कर आ जाएंगे तो भी चलेगा। जैसे अकाउंटिंग का सबसे पहला पर्पस था, सबसे पहला एडवांटेज है कि इट गिव्स अस अ सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग सिस्टम। हमें हमारे पूरे पूरे ट्रांजेक्शन्स का, रिकॉर्ड्स का एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाकर दे देता है, ताकि हमारे लिए वो हैपहजार्ड, हमारे लिए वो जो प्रॉब्लम्स थी रिकॉर्डिंग की, वो सारी सॉर्ट आउट हो जाती हैं बाय डूइंग द अकाउंटिंग। अकाउंटिंग हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैलकुलेट करके देता है। दैट मींस वी आर एबल टू कैलकुलेट व्हाट वी हैव एक्चुअली अचीव्ड,
ओवर द इयर्स, और इस साल हमने अच्छा किया है या बुरा किया है ये भी हमें अकाउंटिंग निकाल कर दे देता है। अकाउंटिंग ऑल्सो इवेल्युएट्स आर फाइनेंशियल पोजिशंस एट अ पर्टिकुलर टाइम, कि हमारे पास कितने एसेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटीज हैं। ये तो तीन मेजर मेजर बातें हो गई। इसके अलावा अकाउंटिंग आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है कि क्या नेक्स्ट ईयर आपको इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में काम करना चाहिए, इस पर्टिकुलर मार्केट में काम करना चाहिए। इफ यू हैव स्टार्टेड योर ब्रांच इन इंडिया, सो क्या इंडियन कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या आपको यहाँ पे सेल मिल रही है। ये सारे डिसीजंस आपको अकाउंटिंग लेने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अकाउंटिंग ऑल्सो हेल्प्स इन टैक्सेशन पर्पसेस, क्योंकि आप किसी भी कंट्री के लिए एक एंटिटी की तरह काम करते हैं। यू आर अ एंटिटी एंड यू आर लायबल टू पे द टैक्स। तो आप टैक्सेस कैसे देते हैं? अपनी इनकम्स पे, और वो इनकम्स कौन निकाल कर देता है? अकाउंटिंग निकाल कर देता है। तो अकाउंटिंग ही है जिसकी वजह से आपका टैक्सेशन इजी होता है, जिसकी वजह से आप कैलकुलेट कर पाते हैं कि मुझे गवर्नमेंट को इस साल कितना टैक्स पे करना है। इसके अलावा अकाउंटिंग कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ प्रूफ और एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। इन केस मान लो आपकी कंपनी पे कोई केस फाइल हो जाता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन पे कोई एम्प्लॉय, कोई कस्टमर, कोई क्रेडिटर कोई फॉल्स ब्लेम करता है, एलिगेशन लगा देता है, केस कर देता है। सो अकाउंटिंग प्रोवाइड्स दोज एविडेंसेस व्हिच कैन बी इन योर फेवर, और कोर्ट ऑफ लॉ वर्बल चीजों से ज्यादा एविडेंसेस, रिटन एविडेंसेस को मानेगा। तो अकाउंटिंग अगर ये प्रूफ कर देता है कि आपने कुछ गड़बड़ नहीं की है, आपने प्योर ट्रांसपेरेंसी के साथ काम किया है, तो वो एज अ एविडेंस एक्सेप्टेबल होगा इन द कोर्ट ऑफ लॉ। इसके अलावा अकाउंटिंग हमारे मैनेजमेंट को असिस्ट करने में हेल्प करता है। अकाउंटिंग हमारे डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स जो है, लाइक आर कस्टमर्स, लाइक आर एम्प्लॉयज, लाइक आर ओनर्स, द गवर्नमेंट, द डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, क्रेडिटर्स, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन सबको भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मिलने के बाद काफी हेल्प मिलती है उनके पर्सनल डिसीजन मेकिंग में, उनकी पर्सनल फोरकास्टिंग में। तो ये है मेजर एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। इसके अलावा आप और भी लिख सकते हैं अगर आपको पता है तो, बट मैं अभी आपको समझा रहा हूं कि अकाउंटिंग का एक्चुअली पर्पस क्या है, एडवांटेजेस क्या है। बट सिर्फ और सिर्फ एडवांटेजेस नहीं है, किसी चीज की अच्छाइयां हैं तो बुराइयां भी हैं। चलिए देखते हैं लिमिटेशंस क्या है। लिमिटेशंस, लिमिटेशंस की अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग के भी बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, क्योंकि अगर कोई चीज मैनमेड है तो उसके बेनिफिट्स भी हैं और उसके नुकसान भी हैं। अगर हम लिमिटेशंस की बात करते हैं तो अकाउंटिंग का सबसे बड़ा जो लिमिटेशन है वो है कि इट इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस। हम अकाउंट्स में क्वालिटेटिव चीजों को रिकॉर्ड ही नहीं करते, हम सिर्फ क्वांटिटेटिव चीजों की बातें करते हैं। ऑल दोज एलिमेंट्स व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, हम उनके अलावा किसी और फैक्टर पे कोई बातचीत नहीं करते। बट देयर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in running an organization, in running a business entity. So this is a huge limitation of अकाउंटिंग के, हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को इग्नोर कर देते हैं। दूसरी बात कि अकाउंटिंग ऑल्सो इग्नोर्स द प्राइस लेवल चेंजेस। प्राइस लेवल चेंजेस का यहां पर मतलब है कि रुपी का वैल्यू, करेंसी का वैल्यू ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स चेंज होता रहता है। तो समथिंग विच हैज बीन परचेज इन द ईयर 1980, आज उसकी वो वैल्यू नहीं रहेगी जो आज 2021 में है। अगर हमने 1980 में कोई चीज 1 लाख रुपए की खरीदी है, तो उस टाइम का 1 लाख आज का 1 लाख है या नहीं है। ये जो एक प्राइस लेवल चेंजेस है, ये जो फाइनेंशियल चेंज आया, वो भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। तीसरी बात है कि अकाउंट्स प्योरली हिस्टोरिकल वैल्यूज पे बेस्ड है। हम जो भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो पास्ट की चीजों की रिकॉर्डिंग की जा रही है, और यही उसको और ज्यादा प्रॉब्लमैटिक बनाता है कि वी आर रिकॉर्डिंग एवरीथिंग विच हैज ऑलरेडी बीन डन इन द पास्ट। इसकी वजह से जो आपकी डिसीजंस है वो भी प्रिडिक्टिव है। आपको पता है कि अगर आपके पास पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यूज है तो आपके डिसीजंस भी ऐसे होंगे। तो अगर आपकी वैल्यूज अच्छी है तो आपके डिसीजंस अच्छे होने लगेंगे, अगर आपकी वैल्यूज बुरी है तो आपके डिसीजंस बुरे होने लगेंगे। सो इसी की वजह से एक और लिमिटेशन आ जाती है अकाउंट्स के साथ, वो ये है एरर्स एंड फ्रॉड्स, विंडो ड्रेसिंग जिसे बोला जाता है। जब हमें पता है कि हमारा मैनेजमेंट, हमारे जो इंटरेस्टेड यूजर्स हैं, वो अच्छी वैल्यूज चाहते हैं, वो अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स देखना चाहते हैं, बुक्स में अच्छी अच्छी बड़े बड़े एसेट्स देखना चाहते हैं, फिक्स एसेट्स की वॉल्यूम्स देखना चाहते हैं, सेल्स की वॉल्यूम्स देखना चाहते हैं, तो क्यों ना बुक्स को मैनिपुलेट कर दिया जाए। और अगर बुक्स को मैनिपुलेट कर दिया तो बहुत सारा फायदा हो जाएगा। हमारे हमारा मैनेजमेंट खुश हो जाएगा, हमारी गवर्नमेंट खुश हो जाएगी, हमारे कस्टमर्स खुश हो जाएंगे, एम्प्लॉयज खुश हो जाएंगे। और यही अकाउंट्स की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है कि वहां पर विंडो ड्रेसिंग पॉसिबल है। क्यों विंडो ड्रेसिंग पॉसिबल है? क्योंकि वेरिफिएबिलिटी बहुत वीक है। हम बोलते तो है कि वाउचर्स के बेसिस पे हम ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, बट व्हाट इफ
वाउचर्स आर फेक, और बहुत सारी चीजें तो विदाउट वाउचर्स ही रिकॉर्ड हो जाती हैं। तो दीज आर द मेजर लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, जो कि अकाउंटिंग को भी एक डाउटफुल सिचुएशन में ले जाती है। अब बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जो कम्युनिकेशन स्टेप है वो बना ही इसलिए था कि अकाउंट्स का जो इंफॉर्मेशन है वो बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उन तक पहुंचाना। जैसे कि हमारा मैनेजमेंट ये जानना चाहता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने क्या परफॉर्म किया, अच्छा किया, बुरा किया, ताकि उसके बेसिस पे वो डिसीजंस ले पाए। हमारे ओनर्स जानना चाहते हैं कि उनकी कैपिटल पर उनको कितना रिटर्न मिलने वाला है, उन्होंने अगर इस पर्टिकुलर कंपनी में इतना सारा पैसा लगाया है तो क्या वो बेनिफिशियल है, क्या कंपनी उनको उतना रिटर्न दे पा रही है जितना उनको चाहिए। एम्प्लॉयज जानना चाहते हैं कि हमारी कंपनी अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, ताकि दे कैन ऑल्सो predict their future. If the company is doing good, they are safe in the company, their future is safe, so they also have the right to know this. क्रेडिटर्स जानना चाहते हैं कि हमने जो लोन्स दिए हैं वो हमें टाइमली वापस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कंपनी हमारा क्रेडिट वापस करेगी कि नहीं करेगी, इसलिए क्रेडिटर्स को भी इंफॉर्मेशन पहुंचाना जरूरी होता है। गवर्नमेंट एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जानना चाहती है कि कहीं आप कोई इलीगल प्रैक्टिसेस तो नहीं कर रहे, क्या आपने अपने इनकम पे वैलिड टैक्सेस दिए हैं या नहीं दिए हैं, क्या आप टैक्स इवेजन तो नहीं कर रहे। ये सारी चीजें गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट भी जानना चाहती है। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स हैं जिनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। बट ध्यान रहे, जिस भी यूजर को, जिस भी ग्रुप को इंफॉर्मेशन दी जाती है वो उसके लिए रेलेवेंट होनी चाहिए, और इसी वजह से हमें इस चीज को भी पढ़ना बहुत जरूरी है, दैट इज क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या है, वो है चार। पहला, द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी रेलेवेंट। What I mean by relevancy, relevant means the information should actually should have an impact on the decision of that particular group or that person. अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन फेच की जा रही है जो उस यूजर के काम की नहीं है तो वो इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन कहलाएगी। सो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ये बोलता है कि जो भी इंफॉर्मेशन फेच की जाए इट शुड बी रिलेवेंट विथ दैट पर्सन। रिलेवेंसी बहुत बहुत अलग अलग चीजों में भी हो सकती है। इट कैन बी अ टाइमलाइन रिलेवेंसी ऑल्सो। अगर आप किसी पोटेंशियल इन्वेस्टर को अपने करेंट ईयर की बजाय अपने 5 साल पहले के रिकॉर्ड्स फर्निश कर रहे हैं तो वो उसकी किसी काम के नहीं है, क्योंकि वो रिलेवेंट नहीं है। वो फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए देख रहा है, पास्ट में नहीं। सो ही वॉन्ट्स टू नो अबाउट द प्रेजेंट सिचुएशन, ही वॉन्ट्स टू नो अबाउट द अपकमिंग फ्यूचर ऑफ द कंपनी। इज नॉट इंटरेस्टेड कि आपने आज से 5 साल पहले क्या किया था। सो इसी तरीके से रिलेवेंसी चेक करी जाती है और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेवेंट होनी चाहिए। सेकंड फीचर है इसका रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी वर्ड से ही आपको समझ में आ जाएगा, रिलायबल होना, ट्रस्ट वर्दी होना। जो भी इंफॉर्मेशन आप फर्निश कर रहे हैं इट शुड बी 100% ट्रांसपेरेंट, 100% करेक्ट। उनको अगर कोई वेरीफाई करे तो वो उसे चेक कर पाए कि आपने जो भी वैल्यूज वहां पे लिखी हैं, बुक्स में लिखी हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में लिखी हैं, वो 100% एक्यूरेट है, वो मैनिपुलेटेड नहीं है। थर्ड, कंपैरेबिलिटी होना चाहिए। कंपैरेबिलिटी मतलब अब जो भी इंफॉर्मेशन फर्निश करे वो इस फॉर्मेट में होना चाहिए कि सामने वाला उस इंफॉर्मेशन को कंपेयर कर पाए आपके पिछले सालों के रिजल्ट्स के साथ, और साथ ही साथ आपकी इंडस्ट्री के बाकी कॉम्पिटिटर्स के साथ, तभी वो इंफॉर्मेशन उसके काम की है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन इज लुकिंग टू इन्वेस्ट 100 crore rupees इनटू योर कंपनी और यू वांट टू टेक अ लोन फ्रॉम द बैंक, वो बैंक आपको तभी लोन देगी जब वो कंपेयर कर पाएगी आपके पास्ट रिजल्ट्स को विथ योर प्रेजेंट, आपकी बुक्स को विथ योर इंडस्ट्री कॉम्पिटिटर्स। तभी तो वो डिसीजंस लेंगे कि आपकी कंपनी अच्छा कर रही है या बुरा कर रही है। एंड लास्ट, कंसिस्टेंसी। आपकी इंफॉर्मेशन जो होनी चाहिए वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। आपके पास ईयरली रिकॉर्ड्स मेंटेन होने चाहिए, आपकी बुक्स में कंसिस्टेंसी दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कुछ ईयर्स के रिकॉर्ड्स बनाए हैं, कुछ ईयर्स के रिकॉर्ड्स गायब कर दिए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखी है बट कुछ बहुत सारी बातों को आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया है। तो अगर ऐसी इनकंसिस्टेंसी आपकी बुक्स में दिखती है या आपकी इनकंसिस्टेंसी आपके रिकॉर्डिंग पैटर्न में दिखती है, पॉलिसी चेंजेस में दिखती है, तो भी वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो ये ओवरऑल चैप्टर तो इतना ही है, यही टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर इस चैप्टर में बात की गई है। वैसे छोटे मोटे और भी टॉपिक्स हैं, एक बार आप भी ध्यान से इसे पढ़ लीजिएगा। इस चैप्टर में एमसीक्यू बेसिस के क्वेश्चंस काफी पूछे जाएंगे आपके फाइनल एग्जाम्स में अगर ये चैप्टर आ रहा है तो। जिन भी स्कूल्स में आ रहा है वो एमसीक्यू के लिए तैयार रहें, और साथ ही साथ आपको थ्योरी में इसके 3 to 4 मार्क के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं जहां पर आपसे एडवांटेजेस, लिमिटेशंस,
क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. सो प्लीज गो थ्रू द चैप्टर एटलीस्ट वंस, रीड द चैप्टर एंड गो थ्रू द क्वेश्चंस. इस चैप्टर के पीछे के जो क्वेश्चंस हैं तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस में आपसे पूछा क्या जाता है, आपको लिख कर क्या आना है. तो एक बार आप, अगर आपने इतना काम कर लिया, इतना असाइनमेंट कर लिया, तो ये चैप्टर आपके लिए सेल्फ सफिशिएंट है, आपके 3 से 4 नंबर पक्के हो जाते हैं. थैंक यू.